उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। आज हज को लेकर एक बैठक हुई है, उसमें कई निर्णय लिए गए हैं महत्वपूर्ण। हर जिले में हज सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। बात करते हैं उनसे। सर क्या व्यवस्था रहेगी इस हज सुविधा केंद्र को खोलने की, क्या ज़रूरत पड़ी और किस तरह से ये संचालित होंगे? हज यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और इस्लाम धर्म में इसकी बड़ी मान्यता है। योगी सरकार भी इसको प्राथमिकता से लेते हुए 4 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और 20 तारीख तक 20 दिसंबर 2023 तक ये कार्यक्रम चलेगा और आगे अभी बढ़ाने की उम्मीद नहीं, इसी में सब कुछ हो जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी तो आगे देख लेंगे। जिले स्तर पर केंद्र बना दिए गए और पूरा मंडल को 18 मंडलों को 7 अधिकारियों के लिए जिले आवंटित कर दिए गए हैं और वहाँ से हमारे जो एडेड मदरसे हैं उनमें ये सुविधा केंद्र खोल दिए गए हैं ताकि किसी हज यात्री को आवेदन करने में कोई कठिनाई ना आवे, उसे हज जाने में कोई असुविधा ना हो। सुविधा के लिए क्या क्या सरकार करती है इस पर भी समीक्षा की गई है और एक बड़ी बैठक 18 तारीख को 18 दिसंबर को बुलाई गई है, जिसमें सभी हज से संबंधित माननीय सदस्य, हज समिति के चेयरमैन और सरकार के साथ बैठकर चर्चा होगी। इसके बेहतर प्रबंध के लिए, हज यात्रियों को आगे कोई कठिनाई ना आवे, इसके प्रबंध के लिए हम लोग आगे एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। पहले देखा जाता था कि खादिमुल हुज्जाज भेजे जाते थे, जो हज यात्री बुजुर्ग होते थे उनकी खिदमत के लिए खिदमतगार भी सरकार साथ में भेजती थी। क्या इस बार भी ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं आप लोग? पहले नहीं भेजे जाते थे। ये योगी सरकार 2017 से जब से बनी है तभी से हम हज सेवक भेजने का काम कर रहे हैं। सपा बसपा की सरकार में ये नहीं भेजे जाते थे, ये तो मुस्लिम वोट कैसे लिए जाए इसके हथकंडे अपनाते थे। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये देश सभी का है, उसी आधार पर मुस्लिम तीर्थयात्रियों को हज यात्रा में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने हज सेवक भेजने का काम किया है और इस बार भी भेजे जाएंगे। उनके संबंध में भी निर्णय हो गया है। एक सवाल और था कि मदरसों में फंडिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई जो है वो चल रही है, तमाम जगहों से पता चल रहा है, तो ऐसे मदरसों पे क्या बंद करने का आदेश दिया है आपने? देखिए, ये बंद करने के लिए, मदरसे बंद करने के लिए जांच नहीं है, ये उच्च स्तरीय जांच हो रही है। ये जांच इसलिए हो रही है, मदरसों में जो फंडिंग है वो कहाँ से आ रही है, मदरसों के लिए जो हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं उसका प्रयोग हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। इसे स्पेशल जांच है ताकि मदरसा शिक्षा बेहतर बन सके, मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। ये बंद करने के लिए जांच नहीं। तो क्या ये ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी जहां से फंडिंग गलत तरीके से जो है वो पाई जाएगी? क्योंकि नाराजगी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को है कि मदरसों पे बेवजह परेशान किया जा रहा है। देखिए, नाराजगी गलत है। सरकार नाराज करने के लिए और खुश करने के लिए काम नहीं करती है। सरकार व्यवस्था को कल्याणमय बनाने के लिए काम करती है। इसलिए सरकार अपना काम मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गरीब मुसलमानों के बच्चों को मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने का काम कर रही है। एसआईटी जो जांच कर रही है वो उच्च स्तरीय जांच है। जांच अनुसार जो निर्णय आएगा तद अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मायावती जी ने कल अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया औपचारिक रूप से, कहा आकाश आनंद उत्तराधिकारी होंगे और इन्हीं के निर्देश पे जो है वो पार्टी अब आगे चलेगी। इसको लेकर तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें भरोसा नहीं रहा दूसरों पर। देखिए, हम लोग तभी सभी कहते आए हैं, सपा बसपा कांग्रेस ये सब पारिवारिक पार्टी हैं और मायावती जी ने जो किया उसी संदर्भ में किया है। वो अपने परिवार को ही पार्टी मानकर काम कर रही हैं, इसलिए अपने भतीजे को उन्होंने उत्तराधिकारी तय किया। तो और भी पार्टियां, आपको लगता है कि ये परिवारवादी पार्टियां हैं? हमने तो आपको बताया, सपा बसपा कांग्रेस ये सब परिवारवादी पार्टी हैं। ये अपने परिवार की चिंता करती हैं, जनता की चिंता नहीं।
गठबंधन को लेकर एक सवाल आखिरी था कि समाजवादी पार्टी यहाँ छोटे दलों को साथ में ले रही है और पता ये चल रहा है कि नीतीश कुमार जैसे बड़े नेताओं की एंट्री भी उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि 19 तारीख को बैठक है इंडिया गठबंधन की। देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से परास्त हो गया है। देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, तो इस नाते से ये विपक्ष बिल्कुल धराशायी हो गया है। ये कुछ भी करें, अब आगे आने वाले समय में 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सब एक हो जाएंगे तब भी। एक होने का आपने एक होकर देख लिया, ये फिर दोष लगाते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी है। जनता वोट देती है भारतीय जनता पार्टी को, जनता वोट देती है मोदी जी को, लेकिन फिर जब हारने के बाद ये कहते हैं ईवीएम गड़बड़ी है। अब हमारे जो 3 प्रदेशों में सरकार बनी है वहाँ कह रहे हैं ईवीएम गड़बड़ हो गई, और तेलंगाना में इनकी सरकार बन गई तो वहाँ ईवीएम को दोष नहीं दे रहे हैं, वहाँ इनके उस पर साजिश के तहत जिताया गया ताकि शक न हो। देखिए, ये ऐसे ही कहते रहेंगे, ये धराशायी हो चुके हैं। धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने धर्मपाल सिंह जी को सुना, बहुत ही बेबाकी से उन्होंने बातें कही और कहा विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।